हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में ईयू ब्लू कार्ड वीज़ा के बारे में। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं खुद एक ब्लू कार्ड वीज़ा होल्डर की तरह जर्मनी में आई थी। तो अगर आप जर्मनी आना चाहते हो, आप स्किल प्रोफेशनल हो, आप देख रहे हो कि आपको बाहर जर्मनी में या यूरोप में आके रहना है, काम करना है, तो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूं और आपको अपना पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस भी एक्सप्लेन करूं। तो अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, सो कीप ऑन वॉचिंग। तो सबसे पहले जर्मनी के बारे में बता दूं। यहाँ पर आप पढ़ भी रहे होगे शायद, अगर आप रिसर्च कर रहे हो जर्मनी में आने के लिए, कि यहाँ पे लेबर शॉर्टेज है एंड स्किल प्रोफेशनल्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और हायर किया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। चाहे आप इंग्लिश स्पीकिंग जॉब के लिए हो और अगर आपको जर्मन आती है तो नथिंग बेटर देन दैट। तो कुछ बेनिफिट्स हैं ब्लू कार्ड वीज़ा के जो मैंने अपने एक्सपीरियंस है और जो मैंने समझे हैं वो मैं आपको बता। पॉइंट ये है कि अगर आप ब्लू कार्ड वीज़ा होल्डर हो तो आपको एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है ये बेसिकली यूरोप में रहने का। तो आप जर्मनी में आके वर्क कर सकते हो और यहाँ लॉन्ग टर्म रह सकते। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्योंकि आप यहाँ के आप एम्प्लॉय होगे, इस कंपनी में आप काम करोगे, तो जो यहाँ पे जो लेबर राइट्स हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे जो हर जर्मन की तरह सिटीज़न की तरह ही होंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पर जो लेबर लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एंड अच्छे तरीके से फॉलो किए जाते हैं। तो एज़ प्रोफेशनल स्किल प्रोफेशनल अगर आप अपलिफ्ट करना चाहते हो अपने आप को और एक अच्छे वर्क इन्वायरमेंट आपको मिलेगा तो जर्मनी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। तो नेक्स्ट बेनिफिट इसका ये भी है कि अगर आप खुद ब्लू कार्ड वीज़ा आपको मिल जाता है तो आप अपने डिपेंडेंट्स को, फॉर एग्जांपल आप अपने स्पाउस को और आप अपने जो चिल्ड्रन हैं जो कि अंडर 18 ईयर्स हैं, आप उनको भी यहाँ पर अपने साथ बुला सकते करते हैं। एलिजिबिलिटी आपको कैसे पता चलेगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो? तो एक वेबसाइट है मेक इट जर्मनी, मैं लिंक कर दूँगी उसका डिस्क्रिप्शन में भी और मैं एक स्नैपशॉट भी यहाँ पे दे दूँगी। वहाँ पर जाके कुछ क्वेश्चनेयर है, आप उस क्वेश्चनेयर को चेक कर सकते हो और उस क्वेश्चनेयर के बेसिस पे आप अपना रिस्पॉन्स उसमें सबमिट करो तो आपको पता चल जाएगा कि आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो कुछ पॉइंट्स जो इस क्वेश्चनेयर में आपको आंसर करने होंगे वो ये होगा कि आप किस तरह का, मतलब आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो या शॉर्ट टर्म देख रहे हो। तो ये ब्लू कार्ड एक लॉन्ग टर्म यहाँ के लिए जर्मनी में आने के लिए वन ऑफ द वेज है। उसके बाद होता है आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री। आपकी जो एजुकेशन है वो जर्मनी के इक्विवेलेंट एजुकेशन सिस्टम के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी डिग्री आपकी इक्विवेलेंट हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास जॉब ऑफर होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आपके पास जॉब ऑफर होगा तभी आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो अगर आप जॉब्स ढूंढ रहे हो तो मैंने अपनी एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि क्या क्या आप स्टेप्स फॉलो कर सकते हो अपनी जॉब ढूंढने के लिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। मैं वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी, आप ज़रूर उस वीडियो को भी चेक करें। सैलरी है जो भी आपको एम्प्लॉयर आपकी सैलरी देगा वो एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए। मैं स्क्रीन पे लिख दूँगी एग्जैक्टली वो रिक्वायरमेंट क्या है, तो ही आप एलिजिबल हो ब्लू कार्ड के लिए। अदरवाइज़ अगर आपकी सैलरी उस थ्रेशोल्ड से मैच नहीं कर रही है, उस थ्रेशोल्ड से नीचे है, तो आप एक नॉर्मल वर्क वीज़ा पे यहाँ पे आ सकते हो जर्मनी में। उसके बाद आपका फर्दर प्रोसेस डिफरेंट होगा और उसके डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सेम होंगे, लेकिन हाँ, आप ब्लू कार्ड नहीं होगा आपके पास, एक नॉर्मल वर्क वीज़ा होगा। अब अगर आपके पास आपको एक जॉब मिल गई है तो अब इसका आपको एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? इसका एप्लीकेशन प्रोसेस एक वेबसाइट है, मैं उस पर लिंक कर दूँगी। आप उस पर जाके पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस खुद पढ़ सकते हो और खुद समझ सकते हो। बहुत के हर एक डॉक्यूमेंट को अच्छे से देखना है और उस प्रोसेस को स्टार्ट करना है। तो मैं कुछ एसेंशियल इनमें से डॉक्यूमेंट्स आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले अगर आप एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। तो वैलिड पासपोर्ट होगा आपके पास और एक वैलिड जॉब ऑफर। तो आई थिंक ये दो एसेंशियल। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको खुद प्रिपेयर करने होते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपका एम्प्लॉयर आपको प्रिपेयर करके देता है जिसने आपको हायर किया है बेसिकली जर्मनी के लिए। तो एक
जो डॉक्यूमेंट्स आपको आपका एम्प्लॉयर देगा उसमें एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है, वो होता है EZB। मैं नाम यहाँ पे लिख दूँगी कि जर्मन नेम है। तो ये डॉक्यूमेंट एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जो भी कंपनी आपको हायर करती है उसे आपको हायर करने से पहले यहाँ पर अपने वर्कर काउंसिल से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो वर्कर काउंसिल से अप्रूवल लेने के बाद आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यानी आपकी क्वालिफिकेशंस, आपका पास्ट एक्सपीरियंस, सब कुछ आपका एम्प्लॉयर को पता होता है एंड देन दे गिव यू दिस फॉर्म जिसे EZB बोलते हैं। इसे आप खुद भी देख लीजिएगा। मोस्टली एम्प्लॉयर्स जो हायर कर रहे हैं उन्हें ये पता होता है और ये डॉक्यूमेंट्स वो खुद से ही प्रिपेयर करके देते हैं। दूसरी चीज़ जो आपका एम्प्लॉयर आपको देगा वो है एक इन्विटेशन लेटर। तो इन्विटेशन लेटर होता है इस पर्सन को हायर कर रहा हूँ इस पोजीशन के लिए इतनी सैलरी पे। तो वो ऑब्वियसली ये कंपनी टू कंपनी इसका फॉर्मेट डिफर कर सकता है, बट इन्विटेशन लेटर हर कंपनी आपको देती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको आपकी कंपनी प्रोवाइड करे। तो ये तो हो गए कुछ पॉइंट्स जो आपका एम्प्लॉयर आपको देगा। और भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप यू शुड कंसल्ट विद योर एम्प्लॉयर एंड आप ये चेकलिस्ट को खुद से ही थॉरली रिवाइज ज़रूर कीजिएगा कि क्या चाहिए। अब खुद से आपको क्या डॉक्यूमेंट्स भरने होते हैं उसमें आता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपका डिक्लेरेशन फॉर्म एंड डिटेल्स रिगार्डिंग योर CV। आपको अपनी CV भी ज़रूर देनी पड़ेगी एज अ एडिशनल डॉक्यूमेंट। आपको एक कवर लेटर भी देना पड़ता है। अब कवर लेटर ना काफ़ी लोग पूछते हैं कि कवर लेटर में क्या होना चाहिए। तो कवर लेटर में आप रिक्वेस्ट करते हो बेसिकली जर्मन एम्बेसी को कि आई एम सो एंड सो पर्सन, मेरा पासपोर्ट नंबर ये है, मैं ये हूँ, मैं इस जगह मेरे को इस जगह पे एम्प्लॉयमेंट मिली है, इतनी सैलरी मिली है और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग इन जर्मनी, सो प्लीज़ ग्रांट मी द वीज़ा। आप अपना थोड़ा बैकग्राउंड भी उसमें ज़रूर बताना कि मेरे पास ये क्वालिफिकेशन थी और इतना साल का वर्क एक्सपीरियंस था। एक अगर मुझे कुछ फॉर्मेट मिलेगा जिसे मैंने रेफ़र किया होगा तो मैं उसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिंक करूँगी। तो ये एक कवर लेटर भी एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है जो आपको वीज़ा अथॉरिटी को प्रोवाइड करना होता है। तो पहले मैं एलिजिबिलिटी के टाइम पे आपको प्रूफ ऑफ योर क्वालिफ़िकेशंस बता दी थी। तो आपको आपकी क्वालिफ़िकेशन का प्रूफ वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस में भी देना होगा। तो आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो जर्मन इक्विवेलेंट होनी चाहिए, जर्मन एजुकेशन सिस्टम की इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो वो आप कैसे चेक कर सकते हो? एनाबिन मैं लिंक कर दूँगी इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। एक वेबसाइट है जिसमें आप जाना और वहाँ पर आप अपनी डिग्री को सिलेक्ट कर सकते हो। आपने किस इंस्टीट्यूट से डिग्री वो ली है उसे चेक कर सकते हो। अगर वो वहाँ पे लिस्टेड है तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है, आपकी जो भी डिग्री है वो जर्मन इक्विवेलेंट है या नहीं। तो ये डॉक्यूमेंट ही ज़रूरी है। ये डॉक्यूमेंट आपको, जैसे मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने ही दे दिया था ये, क्योंकि एम्प्लॉयर्स कुछ जो हायर कर रहे होते हैं उनकी एक प्राइवेट एजेंसी के साथ लिंक होता है। तो वो ये डॉक्यूमेंट्स क्योंकि मैंने अपने CV में दिया हुआ था तो वो ये डॉक्यूमेंट्स कई बार खुद से ही प्रोवाइड करते हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आपको ज़रूर इस डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करना है। तो चेकलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, प्लीज़ आप अपने आप ही इस चेकलिस्ट को रेफ़र करना। कई बार क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं जर्मन एम्बेसी से, तो उसे आपको टाइम टू टाइम आपको चेक करना चाहिए। जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसी को आप फॉलो करना। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको अपनी तरफ से। प्लस एक और चीज़ होती है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। बेसिकली क्या होता है कि जिस दिन से आप जर्मनी में ट्रैवल कर रहे हो, जिस डेट से आपकी जो ट्रैवल डेट है उसके 3 मंथ्स तक आपके पास एक ट्रैवल इंश्योरेंस होनी ज़रूरी है। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने क्या किया था, मैं पॉलिसी बाज़ार पे गई थी और मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉलिसी चूज़ करी थी। तो अगर आप भी सिमिलर काइंड ऑफ पॉलिसी आप रिसर्च कर रहे हो तो आप उसे रेफ़र कर सकते हो। ये अब आपकी फ़ीस तो 75 यूरोज़ फ़ी होती है जो वीज़ा अथॉरिटीज़ की फ़ी होती है। तो एक और टिप मैं ज़रूर देना चाहूँगी, जब आप जा रहे हो ना तो मोस्टली ना डू कैरी योर कैश, क्योंकि कई बार क्या होता है कार्ड्स नहीं चलते हैं। तो कैश लेके जाना या फिर DD
डीडी होता है, आप चेक कर लीजिएगा कि डीडी किसके नेम में होना चाहिए। वो जिस भी वीज़ा अथॉरिटी पे, आप इंडिया में जो भी वीज़ा अथॉरिटी के पास जाओगे तो उसके नाम का डीडी होना चाहिए, या फिर कैश लेके जाना मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो उससे काम क्या होगा, बहुत ईजीली एंड स्मूथ की जो पिक्चर होगी, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होती है, उसकी गाइडलाइन ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि वही गाइडलाइंस की ही एक्सेप्टेंस होती है। गाइस, ये तो कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या चेकलिस्ट होती है और मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी है, सब्सक्राइब करना, एंड होप आपकी जर्नी बहुत अच्छी रहे जर्मनी में, आपके एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहे, आपकी जॉब आपको ज़रूर मिल जाए।